स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 27 दिसंबर के ग्रुप डी के सभी शिफ्टों के रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या था। तो भारत का जो यूएनडीपी में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक था वो 130वां रैंक था 193 देशों में से। अगर हम इस रिपोर्ट के शीर्षक की बात करें तो ये था अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। अगर हम भारत की पिछली रैंकों के बारे में बात करें यानी कि 2022 की रैंक जो थी भारत की वो 133वीं थी, वहीं 3 पायदान नीचे गिरकर भारत जो है सुधरकर 130वें स्थान पर आ गया ये 2025 की रैंकिंग के साथ। इसके साथ ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स जो आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसमें भारत की रैंक क्या थी, तो ये भारत की रैंक जो थी ये 10वीं रैंक थी। इसके बाद दूसरा आता है जो आज प्रश्न पूछा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये हमने आप लोगों को पहले भी और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा रखी थी, ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, तो इसमें भारत की रैंक जो थी वो 118वीं रैंक थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो थी वो कौन सी थी, तो ये 102वीं रैंक थी भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। आगे देखते हैं तो अगला आता है रैंक ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक थी ये 85वीं रैंक थी। वहीं अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कंट्री रही उसमें पहले नंबर पर रही सिंगापुर, दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया और तीसरे नंबर पर जापान रही। वहीं भारत का स्थान कौन सा था, तो ये 85वें पायदान पर था। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी रैंक क्या रही, जिसमें चाइना की रैंक क्या थी, तो ये 64वीं रैंक थी चाइना की। भूटान की रैंक जो थी ये अफ़गानिस्तान की जो रैंक थी वो 110वीं थी। श्रीलंका की रैंक जो थी ये 96वीं रैंक थी। बांग्लादेश की रैंक जो थी 103वीं थी और पाकिस्तान की रैंक जो थी ये 106 रैंक थी। इसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2025 इसको जारी कौन करता है, तो टाटा ट्रस्ट है। और उसके साथ कई ऐसे सामाजिक संगठन या जो नागरिक संगठन हैं उनके साथ मिलकर यानी कि मुख्य भूमिका में यहाँ पे टाटा ट्रस्ट ही इसको रिलीज करता है। और तो इसमें रैंक क्या रही थी, टॉप नंबर पे जो रहा था फर्स्ट पे ये था कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आपका था आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर था तेलंगाना। अगला आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025, और ये रिलीज़ कौन करता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इसमें पहले नंबर पर फिनलैंड रहा था, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर जो रहा था वो डेनमार्क रहा था। वहीं भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो भारत जो है ये 99वीं रैंक पर था। आगे देखते हैं, तो आगे चलें उससे पहले आप लोगों को बता दें ये हमारी करंट अफेयर की ई बुक है जो 1 दिसंबर 2024 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक इसमें हमने पूरा कवर कर रखा है। आपका करंट अफेयर मंथ वाइज भी कवर कर रखा है और जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी कवर हैं, और साथ में MCQ प्रैक्टिस सेट के साथ यानी कि 250 प्लस MCQ प्रैक्टिस सेट हैं यहाँ करने को मिलेंगे, जिसका प्राइस जो है वो मात्र 39 रुपये है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में तीनों ई बुक का आपको लिंक दिया गया है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जो साइंस की NCERT सार है उन तीनों का आपको लिंक दिया गया है। तो वहाँ से आप कोई भी जो परचेज़ करना चाहता है वहाँ से परचेज़ कर सकता है इजली। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग थिंकिंग यानी कि मेमोरी और तर्क बौद्धिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है, तो जो सेरिब्रम होता है यानी कि प्रमस्तिष्क जो होता है ये थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग के लिए उत्तरदायी होता है। वहीं अगर हम आगे बात करें सेरिब्रम जो होता है ये प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह शरीर के संतुलन, पोस्चर और सूक्ष्म मोटर गतिविधि जैसे चलना, लिखने और का प्रबंध करता है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन स्टेम की, यह मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। और लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, तो यह भावनाएं जैसे डर, खुशी, प्रेरणा, दीर्घकालिक स्मृति को संसाधित करता है। आगे चलते हैं, नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने NDA गठबंधन के साथ मिलकर किस राज्य में नई सरकार बनाई है, तो ये बिहार में
नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इसमें अगर हम बात करें तो जो बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे ये 6 से 11 यानी कि 6 और 11 नवंबर 2025 को हुए थे, और जिसमें क्या है 14 नवंबर को नतीजे आए थे। एनडीए गठबंधन यानी कि एनडीए और नीतीश कुमार की जो पार्टी थी उसने टोटल 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और 202 सीटों पर जीत हासिल की थी। विपक्ष में जो महागठबंधन था उसको 35 सीटें मिली थी। और यह जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये जो शपथ लिए है इस बार, तो ये 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है इन्होंने। अगला देखते हैं, अप्रैल 2025 में 75 मीटर बाधा को पार करने वाले और 75.56 का नया डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं। तो ये पहले एथलीट जो बने हैं ये लिथुआनिया के डिस्क थ्रोअर हैं जो माइकोलास एलेकना हैं। ये अप्रैल 2025 में 75 मीटर की बाधा को इन्होंने पार किया, और जो रिकॉर्ड था इससे पहले डिस्कस थ्रो में वो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है जो 75.56 का रिकॉर्ड था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो ये 31 मई 2025 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। वहीं इसकी अगर हम थीम की बात करें तो इसकी जो थीम थी, उद्योग की उन युक्तियों को उजागर करना जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2025 में किस भारतीय पैरा तीरंदाजी यानी कि पैरा आर्चर को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये हरविंदर सिंह को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। उन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की थी। अगला प्रश्न आता है, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी। यह प्रक्रिया किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूरी की गई। तो ये जो प्रक्रिया थी, आरबीआई ने गुजरात के 4 जो सहकारी बैंक थे स्वैच्छिक विलय को बैंकिंग विनियम अधिनियम के तहत जो यानी कि 1949 की धारा 44A के तहत इसमें मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सुभाषिस बोस जो थे इनको मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर हम मुख्य विजेताओं की बात करें तो ये जो पहला हो गया आपका वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, ये आपके सुभाषिस बोस थे। यही प्रश्न आपका पूछा गया था। दूसरी अगर हम बात करें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो जो सौम्या थी इनको मिला था। वर्ष के सबसे होनहार पुरुष खिलाड़ी ब्रिसन फडणवीस थे ये। और वर्ष की सबसे बेहतर होनहार महिला खिलाड़ी कौन थी, तो तोईजाम जो थोईबिसाना चानू हैं, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच खालिद जमील को दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच सुजाता कार को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में विशाल कैथ को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में ये दिया गया था पुथोई चानू को। ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला कैटेगरी में दिया गया था। सितंबर 2025 में अपनी तरह की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि जीजीसी नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 1000 नए केंद्रों को स्थापित करना। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीजीसी यानी कि समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो 1000 बनाए जाएंगे अगले 5 साल में, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नए केंद्र स्थापित जो होंगे ये आपके कहाँ पे होंगे, भोपाल में, इंदौर में और ग्वालियर में ये नए केंद्र बनाए जाएंगे। जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि जो डीआरडीओ है, सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किस द्वीप पर किया गया था। तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है, इसी द्वीप पर ये सरफेस टू जो सरफेस मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था।
इसकी अगर हम बात करें तो 28 और 29 जुलाई 2025 को इसका परीक्षण किया गया था। मिसाइल का प्रकार जो था वो स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल थी। मारक क्षमता जो है इसकी वो 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह उच्च जमीनी लक्ष्यों के जैसे रडार स्टेशन रनवे को भेदने में सक्षम और उड़ान के दौरान पैतरेबाजी यानी कि मैन्यूवर भी कर सकती है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड को छोड़ने का आह्वान किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी साझा की। तो ये आपका जो भारत में प्रौद्योगिकी संस्थान था वो मद्रास में 62वें दीक्षांत समारोह में उनके द्वारा ये कहा गया था और ये इनके द्वारा नारा भी दिया था कि हमें कोई भी निशाना बनाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न आता है नवंबर 2025 में ब्राज़ील में आयोजित हुए COP13 यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसका मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे या उद्देश्य पर आधारित था। तो नवंबर 2025 में जो COP30 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 हुआ था ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। मुख्य रूप से पेरिस समझौते यानी कि जो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था उसको मजबूत करने के लिए और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए देशों को महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने पर केंद्रित यह UNFCCC के तहत क्रियान्वित जलवायु वित्त और अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन पर आधारित था। तो COP30 जो है ये ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया गया था। 29-30 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एनवायरनमेंट 2025 जो सम्मेलन 2 दिन आयोजित किया गया उसका उद्घाटन किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था। तो सतत विकास जलवायु परिवर्तन नवीकरण ऊर्जा और जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जब एक एल्कलाइन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ता है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें जब इसके दौरान हम एक अणु को हटाते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर आमतौर पर हैलोजन परमाणु जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया सूर्य यानी कि UV प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है जिसे हम फ्री रेडिकल हैलोजनेशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कॉन्वेक्स मिरर में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य जो अक्ष होता है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस होता है कि समांतर होती है तो परावर्तन के बाद वह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो किरण आती है यानी कि जो रे प्रतीत होती है आती हुई यानी कि फोकस प्रिंसिपल जो होता है ऐप से ये आती हुई अपसारित होती हुई दिखती है। जंतुओं के शरीर में जो एपिथाइमल टिश्यू होता है मुख्य रूप से क्या कार्य प्रदान करता है। तो एपिथाइमल टिश्यू मुख्य रूप से सुरक्षा अवशोषण सेक्रेशन और संवेदन कार्य करने में मदद करता है। यह त्वचा अंगों की बाहरी परत और आंतरिक गुहाओं को ढककर बैरियर के रूप में कार्य करता है। ये आपका जो था न्यूमेरिकल पूछा गया फिजिक्स का जिसमें ये डेरिवेशन ड्राइव से फॉर्मूला निकालना था आपको। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी दोगुना डबल कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। और दूसरा आपका जो पूछा गया था ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था। पादप कोशिकाएं यानी कि प्लांट सेल और जंतु कोशिकाएं एनिमल सेल के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइडल का उदाहरण नहीं है। तो अगर हम कोलाइडल की बात करें जो कोलाइडल नहीं होते हैं नमक का घोल चीनी का पानी सिरका यूरिया और हवा ये आपके कोलाइड नहीं होते हैं। कोलाइड की अगर हम बात करें दूध कोहरा धुआं मक्खन और ब्लड ये आपके कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यदि वस्तु पर लगाया गया फोर्स और वस्तु पर डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में हो
तो किए गए कार्य यानी कि वर्क डन की प्रकृति कैसी होगी। तो जब किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। इस स्थिति में बल विस्थापन के बीच जो कोण यानी कि एंगल होता है वो 0 डिग्री का हमें मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने पदक जीते। तो अगर हम टोटल पदक की बात करें तो 10 पदक जीते गए, इसमें 4 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य थे। 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2024 में जो BSF ने अपना स्थापना दिवस मनाया वो 60वां स्थापना दिवस मनाया गया था 2024 में। वहीं 1 दिसंबर 2025 को जो स्थापना दिवस मनाया BSF ने वो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें अगर हम मुख्य अतिथि की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे स्थित थे और ये जोधपुर में आयोजित किया गया था स्थापना दिवस BSF का 60वां। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका UNFCCC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शबाना आजमी को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 आयोजित हुआ था ये इसका 16वां संस्करण था। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या था। तो 2025 के जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय था ये हर वर्ष आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम जो थी वो लैंगिक समानता प्राप्त करना, कार्यवाही द्वारा कार्यवाही, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, एक्शन बाई एक्शन, ये इसकी थीम थी। वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है। तो वोल्टेज यानी कि विद्युत विभवांतर को जो है वो वोल्ट मीटर मापता है। अगला प्रश्न आता है, स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की किस खेल टीम को दिया गया। तो भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज आर पटेल और अप्रैल 2025 में भारत में निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष थे। तो ये जो जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड है इसी के श्री पंकज आर पटेल जो थे ये अध्यक्ष थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था। तो पुरुष टीम ने जो है वो नेपाल की टीम को हराया था खो खो विश्व कप 2025 में, और महिला टीम ने भी नेपाल को हराया था 2025 में। ये दिया गया है, पुरुष खो खो टीम ने फाइनल में 54-36 से हराया था, जबकि महिला टीम ने कितने 78-40 से नेपाल की टीम को हराया था। अगला प्रश्न आता है, वक्फ संशोधन 2025 का दूसरा नाम यानी कि अल्टरनेटिव नेम क्या है। तो इसका जो नया और दूसरा नाम रखा गया वो रखा गया उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट के रूप में इसे जाना जाएगा। मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता किसने की। तो जो नीति आयोग है इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसकी जो थीम थी विकसित भारत @ 2047 और राज्य स्तरीय पर्यटन अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसकी मुख्य थीम थी 10वीं गवर्निंग काउंसिल की। बाकी ये आप लोगों को PDF दी गई है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड टोटल 4 लोगों को दिए गए हैं और अर्जुन अवार्ड जो है टोटल 32 लोगों को दिए गए हैं, जिससे आज आपका 2 शिफ्ट में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ से आप इसे ईजिली बाद में वीडियो के बाद में पढ़ सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये आपको तीनों ई-बुक की लिंक दी गई हैं, अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है,
वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।